आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। हमारा जो देसी जीपीएस सिस्टम था, नेविक सिस्टम, वो पिछले महीने 13 मार्च को एक तरीके से कहें तो फंक्शनल नहीं रहा, अब नॉन फंक्शनल हो चुका है। जो 4 फंक्शनल सैटेलाइट्स मिनिमम चाहिए होती हैं नेविक सिस्टम को चलाने के लिए, अब वो चौथी जो एक थी सैटेलाइट वो नॉन फंक्शनल हो गई, तो अब 3 पे टिका है। तो वैसे कहने को तो 3 सैटेलाइट्स फंक्शनल हैं, बट वो कुर्सी के 3 पाए के बराबर हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और हमको यूएस को अप्रोच करना पड़ा था टारगेटिंग के लिए। और जो युद्ध हुआ उसमें हमारे मिसाइल्स वगैरह कहाँ पे एयरफोर्स किस तरीके से टारगेटिंग करेगी, ये बोला जाता है कि भाई हम जीपीएस का जो हमको चाहिए था कोऑर्डिनेशन वगैरह टारगेटिंग, वो नहीं मिला हमको। यूएस ने रिफ्यूज़ कर दिया, डिग्रेड कर दिया क्वालिटी हमारे स्फेयर में। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद हमने 2006 में शायद ये शुरुआत हुई, 2016 में उसका नामकरण बदल दिया मोदी जी ने, नेविक रख दिया, और 2026 में ख़त्म भी हो गया। ये कितना बड़ा झटका है भारत के लिए? झटका तो है काफ़ी बड़ा। और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि ये साल में 2 नए एनवीएस सैटेलाइट्स, नाविक के नेक्स्ट जनरेशन जो नाविक है, ये लॉन्च होने के स्केड्यूलिंग है। लेकिन पिछले 2 स्पेस लॉन्चेस को देखते हुए, 2 जो पीएसएलवी लॉन्चेस जो ऑर्बिट में जाने के बाद वो डिप्लॉय नहीं कर पाए सैटेलाइट को, लास्ट मिनट ग्लिचेस जो आए, उसको देखते हुए सभी की आंखें टिकी हुई है कि आने वाले लॉन्चेस कितने हद तक ग्लिच फ्री रहते हैं। नाविक ये कोई स्पेस मिशन नहीं है, ये कोई मंगल पे चांद पे जाने वाला मिशन नहीं है कि जहाँ पे आप लैंड हो जाएगा, ताली बजाओगे, उसमें से साइंटिफिक पेपर्स आ जाएंगे, रिसर्च हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। किसी भी हमारे साइज़ का जो देश है, हमारी पॉपुलेशन या फिर जियो इकोनॉमिक हेफ्ट वाला देश है, ये देश के लिए ये बहुत ही फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। सबसे फंडामेंटल जो आज की तारीख में हमें लग रहा है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो ईरान में 2 दफ़ा जो युद्ध हुआ, जो ये साल और एक पिछले साल, उसमें जिस प्रकार से मिसाइलों का, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, कल को हमें उतनी बड़ी मात्रा में अगर ड्रोन्स इस्तेमाल करने हैं या फिर मिसाइल्स इस्तेमाल करने और प्रिसिशन स्ट्राइक्स करने हैं ऑपरेशन सिंदूर की तरह विद अ सुपीरियर एडवर्सरी, तो नाविक जैसे सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। भारत के कई सारे एडवर्सरीज है जो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ भारत के हाथ ना लगे वो चाहते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब कभी भारतीय मिसाइलों की बात आती है तो दुनिया में सबसे सटीक उसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल है, माने वो जाके पिन पॉइंट स्ट्राइक करेगा। आपने जहाँ पे डिफ़ाइन किया है टारगेट, वो टारगेट डिफ़ाइन टारगेट पे वो जाके स्ट्राइक करेगा। और ये महत्ता जो है भारत को तो मालूम ही है, लेकिन दुनिया को भी मालूम है। और ऐसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल को हासिल करने के लिए, सीईपी को हासिल करने के लिए आपको नाविक जैसे सिस्टम की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमारे इर्द गिर्द जो हम युद्ध लड़ेंगे या फिर इवन दूर तक अगर कोई एडवर्सरी पैदा होता है कल को, अगर उसके साथ भी युद्ध करना है, तो हमें नाविक सिस्टम को ऑपरेशनल रखना बहुत ज़रूरी है। और कैसे ऑपरेशनल रखें? क्या हम ऐसे महीनों महीने विदाउट एनी सैटेलाइट बैठे रहे, विद कंप्लीट सिस्टम कोलैप्स बैठे रहे, या हम कंटिजेंसीज़ को क्रिएट करके रखें ताकि एक कोलैप्स होता है तो दूसरा सैटेलाइट आप तुरंत जाके उसको रिप्लेस कर दोगे। तो ये कैपेसिटी हमारे पास नहीं आ रही है, या फिर हम उसको उस सामरिक तरीके से स्ट्रेटेजिकली हम उसको डिज़ाइन नहीं कर रहा है। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि इसरो सिविलियन एजेंसी होने की वजह से अंदर के जो वैज्ञानिक है, जो प्रोग्राम डायरेक्टर्स है, वो उसको उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। और कई सालों तक ये चलता रहा कि इसरो कहता रहा कि भाई हम सिविलियन एजेंसी है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं।
और आपकी अगर काबिलियत जो है, कैपेबिलिटीज़ जो है, अगर वो देश को त्रासदी के समय या फिर आपदा के समय या फिर युद्ध के समय वो काम नहीं आ रही है, तो फिर वो खतरे की घंटी है। लकीली ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे याद है जून के महीने में इम्फाल में कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने खुल के कहा कि हमने इसरो ने ऑपरेशन सिंदूर में सहभाग लिया था। इसका मतलब नेविक का यूज़ हुआ था। इसका मतलब नेविक का यूज़ हुआ था। इसका मतलब इमेजिंग का यूज़ हुआ था। इसका मतलब सैटकॉम का यूज़ हुआ था। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका यूज़ उस समय इसरो ने उसको प्रावधान दिया था, उसको अवेलेबल करा के दिया था टू द फोर्सेस। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ है कि हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पोज कर दिया है। हाँ। अभी तब से लेके आज के बीच में बहुत बड़ा एक गैप आ चुका है, क्योंकि 1 साल पहले जो नेविक सिस्टम था ऑपरेशनल था, वो कैपेबिलिटी थी उसमें, वो फंक्शनलिटी आज हमारे पास नहीं है। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जब ब्रह्मोस की बात करते हैं, हम ड्रोन्स की बात करते हैं, तो जब हम वो टारगेट करेंगे, अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 पार्ट 2 लॉन्च करना पड़ा हमको, तो फिर क्या वो जो अचीव किया हमने पिछले साल प्रिसीजन स्ट्राइक्स, क्या वो आज हम कर पाएंगे विथ वेरी फ्यू रिसोर्सेज एट हैंड? कि आपके पास एक पूरा सिस्टम अवेलेबल होना और उस सिस्टम का फंक्शनल होना, कारगर होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये इस समय तो नहीं है कि आपको नाविक से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, बचे कुचे जो 2-3 सैटेलाइट्स है उससे आपको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन कितना आप उस पर डिपेंड रहोगे? तो ये तो हम कितना ही फिर बना लें वेपन्स, कितना ही ड्रोन्स बना लें, जब वो जगह तक पहुंच ही नहीं सकता जहाँ पे हमको टारगेट करना है। जी। या फिर आप पाकिस्तान यूएस की हेल्प लो, वो क्यों करेगा? वो क्यों करेगा? तो कारगिल में तो हमने देख ही लिया था। आपने जैसे कहा कारगिल में क्या अभी देखा, पिछले ऑपरेशन सिंदूर में अभी जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस की हेल्प कर रहा है ईरान के साथ सीज फायर कराने में, वो क्यों हेल्प करेंगे हमारी? जी। तो ये तो बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है हमारे लिए। जी। समय भी ऐसा है कि यूएस के जितने भी मिसाइल सिस्टम्स है या फिर वेस्ट के जो मिसाइल सिस्टम्स है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, ड्रोन्स है, ये तो अपना जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टारलिंक भी एक प्रकार से पोजिशनिंग में मदद कर सकता है, क्योंकि उसका कॉन्स्टलेशन का जो जाला है, वेब है, वो इतना बड़ा है कि आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो कोई एक मूविंग एसेट, और अगर वो मूविंग एसेट कनेक्टेड है टू स्टारलिंक इंटरनेट, जो यूक्रेन में इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए है, तो वो मूविंग एसेट और वो स्टारलिंक जो सैटेलाइट ऊपर जो कनेक्शन बना हुआ है, उसके बेसिस पे आप उसकी पोजीशन को, आप उसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर पाते हो। ये स्टारलिंक की एक खूबी है। वो खूबी भी इसलिए क्योंकि उन्होंने उतने सारे सैटेलाइट्स वहाँ पे बिछा रखे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। अब डबल सपोर्ट है, तो आपका क्लासिकल जो जीपीएस सैटेलाइट्स है उसका एक सपोर्ट है, और ये दूसरा सेकेंड लेयर सपोर्ट है आपको। भारत के पास वो नहीं है। ऐसा अनुमान है कि ईरान में अभी का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में चाइनीज़ सपोर्ट ईरानियंस को मिला है। बिल्कुल। और उस सपोर्ट में चाइनीज़ जो उनका पोजिशनिंग नेविगेशन सिस्टम है, जिसको बैदू कहते हैं, बैदू का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनके पास रशिया का भी है, रशिया का ग्लोनास है। तो इसीलिए बहुत ही सीरियसली इसरो को ये चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। यानी खेत की बात यह है कि कोई स्टार्टअप भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे स्टार्टअप्स को भी बड़े ऐसे स्पेक्टेकुलर, लोगों का मन जीतने वाला, एक कुंबाया जो शब्द है इंग्लिश में, कि वर्ल्ड पीस वाले प्रोजेक्ट्स करने हैं। देश की क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से हमने जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है, छोटी छोटी जैसे टेक्नोलॉजीज़ है जो काफ़ी ज़रूरी है, जैसे एटॉमिक क्लॉक। नाविक में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाविक में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक अपने खुद के स्पेस बेस्ड एटॉमिक क्लॉक्स ढंग से बनाए नहीं। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि जो हमने स्विट्ज़रलैंड से जो उनका जो एक कंपनी थी, उसको वो जो एटॉमिक क्लॉक्स बनाती थी उसको हमने इंपोर्ट किया। बेसिकली वो इतना क्रिटिकल कंपोनेंट है
और वो पूरी सप्लाई चेन पे हमारा पूरा ये पूरा सैटेलाइट और नेविक सिस्टम उस पे एक चीज़ पे एक कंपोनेंट पे खड़ा हो गया आके। और ये हमने देखा कि पिछले 10 साल में 15 साल में बहुत सारे जो यूरोप में जो यूज़ हो रहे थे सैटेलाइट्स, जो एटॉमिक क्लॉक्स उसी कंपनी के यूज़ कर रहे थे, वो फेल हो रहे थे, पर हमने फिर भी उसको ध्यान नहीं दिया। जबकि शायद चाइना ने जो उनका बाइदू सिस्टम था उसमें वो एटॉमिक क्लॉक्स उन्होंने लगाना बंद कर दिया और अपने इंडिजिनस बनाया, तो वो सक्सेसफुल हो गए। यूरोप में भी कई जो है उन्होंने बंद कर दिया उसको, पर हम वो उसी सिस्टम पर लगे रहे। तो ये क्या है ये एटॉमिक क्लॉक्स का सिस्टम, और ये नेविक सिस्टम कैसे वर्क करता है, और ये डिपेंडेंसी है जो हमारी फॉरेन के ऊपर, वो कितनी खतरनाक है। फिजिक्स में आपके जो दर्शक होंगे उनको एसआई यूनिट मालूम होगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये फिजिक्स मेजरमेंट के सारे आपके यूनिट्स है उसमें एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जो टाइम वाला जो है वो एटॉमिक क्लॉक के ऊपर निर्भर है। तो सिंपलेस्ट जो एटॉमिक क्लॉक है वो सीजियम नाम के एलिमेंट से बनते हैं। तो कई दशकों से 1 सेकंड का जो मेजरमेंट है वो ये सीजियम क्लॉक के बेसिस पे मेजर किया जा रहा है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे ऑसिलेट होता है। वो ऑसिलेशन का जो एक मेजरमेंट है, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, उस मेजरमेंट पे वो डिफाइन होता है कि भाई 1 सेकंड माने इतना। ठीक है। स्पेस में जब जीपीएस लॉन्च हुआ तो सीजियम का इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने एक एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है जिसका नाम है रुबिडियम। तो रुबिडियम का इस्तेमाल किया। और जनरली एटॉमिक क्लॉक जो होता है, जो आपकी लैब में पाया जाता है, बड़ी लैब में, ये रूम के जितना बड़ा होता है। और आपको जो जीपीएस सैटेलाइट पे जो चाहिए वो बहुत ही छोटा, मतलब आपके मे बी वीडियो गेम का कंसोल है उतना ही रहता है। उसका वज़न भी काफ़ी कम रहता है, उसका डायमेंशन भी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि मिनिएचराइजेशन की ज़रूरत होती है। तो रुबिडियम का इस्तेमाल होने लगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन मेजर्स आए, टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती गई, और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रुबिडियम का इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन मेजर्स का अभी अभी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका ने किया, चाइना ने किया, चाइना ने स्विट्ज़रलैंड के ऊपर निर्भर नहीं रहे वो। उससे एक फ़ायदा चाइना को ये हुआ कि सिंस वो खुद से बना रहे हैं, अगर कल को वो एटॉमिक क्लॉक क्षतिग्रस्त भी हुआ या फिर उसमें कुछ एरर आ गया, वो बंद भी पड़ा, तो एक बेटर नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सेम एटॉमिक क्लॉक वो सैटेलाइट पे लगा देगा, उसको लॉन्च करके ऊपर भेज देगा। बात उतनी सी ही है, बात उतनी सीधी है। जैसे हमारा 13 मार्च को फेल हो गया, ख़त्म हो गया ये सिस्टम, तो अगर हमारे पास खुद का एटॉमिक क्लॉक होता, हाँ, तो हम अभी तक पहुंचा चुके होते। इतना ही है, 1 महीना भी नहीं लगता। नहीं, मतलब आपको डेवलपमेंट तो करना है उसका। नहीं, वो तो पहले ही आपको पता होगा कि भाई हो सकता है, तो बीच में कुछ ना कुछ रेडी रखते होगे ना आप। कंटिजेंसी तो होगी, कंटिजेंसी तो होती है। देखो, सैटेलाइट की तो कंटिजेंसी है आपके पास, लॉन्च के तो आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल है, एंड सिंस दिस इज एन इम्पोर्टेंट सैटेलाइट, तो आप इसको प्रायोरिटी पे रखोगे। बात सिर्फ एटॉमिक क्लॉक्स की आती है, वो हमारे पास अपना है ही नहीं। इसरो खुद भी, उसने भी काफ़ी लेट एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर काम करना शुरू किया। और वंस यू एंटर इनटू अ डेवलपमेंट साइकिल, यू शुड फिनिश इट। क्या होता है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई इसरो इज लेट इन मैनी केसेस इज बिकॉज कि वो सेम सेट ऑफ साइंटिस्ट अनेक प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, फोकस नहीं रहता। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट इन टाइम, यू डोंट हैव टू लुक एट एनीथिंग एल्स। वो नहीं होता। कई बार आप किसी ब्यूरोक्रेटिक चक्कर में फंस जाते हो। हालांकि इसरो में उतनी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो उससे परे है लकीली, लेकिन तभी भी यू हैव टू इंश्योर कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, इंश्योर करे कि आपके पास इन्वेंट्री जो वेरविथॉल लगता है कोई भी R&D के लिए, वो सारा उसको मुहैया किया गया है। आप जो कह रहे हो कि भाई एक आदमी 3-4 प्रोजेक्ट पे एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियसली मैन पावर की कमी है। मैन पावर की तो, साइंटिफिक मैन पावर की तो कमी है। मैन पावर की कमी है क्योंकि शायद पैसे की कमी है, और क्या कारण हो सकता है?
या सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम आप ऐसा है, रिवॉर्ड नहीं कर सकते, सिस्टम जो ऐसा अच्छे है। लोग हैं उनको आप रिटेन नहीं कर सकते या ला नहीं सकते? अब देखिए, आपको सादा उदाहरण देता हूँ विदाउट डाइग्रेसिंग मच। मेनी ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप फाउंडर्स, स्पेस स्टार्टअप फाउंडर्स हैव बीन एक्स इसरोस। उन्होंने 2-3 साल काम किया वहाँ पे और फिर उनको लगा कि ग्रीनर पैस्चर इज ऑन द स्टार्टअप साइड ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे जाके हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ टैलेंट रिटेंशन, इट्स अ मैटर ऑफ गिविंग देम अ फ्री हैंड, एंड इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ रियलाइजिंग कि भाई हमारा नेशनल प्रायोरिटी क्या है, हम क्या देना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ बॉक्स टिक कर रहे हो? और ये सवाल मुझे लगता है कि आज नहीं, आज जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, शायद अगर ऐसे ही कोई मतलब जानकार नागरिक जो कॉन्साइंशियस सिटीजन जो होता है आपकी तरह, ये 10-15 साल पहले अगर ऐसे सवाल पूछता और 10-15 साल पहले ऐसे पॉडकास्ट होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। चलो देखते हैं 2036 में क्या होता है देखते हैं। बट लेकिन रियलाइजेशन जो है, रियलाइजेशन तभी होती है जब आपको कोई बाहर से आपको आपका कान टेढ़ा करे। क्योंकि अंदर के अंदर इफ वन इसरो साइंटिस्ट और मे बी एनी साइंटिस्ट विद इन द सेम सिस्टम, एक साइंटिस्ट अगर सही भी बात कर रहा हो, पिन पॉइंट भी कर रहा हो कि भाई यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, इट मे नॉट बी टेकन वेल। वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है ना, कि मैं मेरे ही आदमी की बात नहीं सुनूंगा, मुझे कोई और बाहर का आदमी चाहिए जो मुझे आके नसीहत दे जाए, जो मैं एक्सेप्ट करूँ। अच्छा, अब थोड़ा एक बार नेविक सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाइए, क्योंकि हमें बताया गया कि भाई 4 सैटेलाइट आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं मिनिमम। अभी हमारे पास 3 वर्किंग सैटेलाइट्स हैं और इसरो ने बोला ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि भाई जो IRNSS-1F है विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सोसाइटल एप्लीकेशंस थ्रू वन वे मैसेजिंग। ये क्या ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आई, आप थोड़ा सरल भाषा में समझाइए कि इसका मतलब क्या है, क्या अभी भी क्या काम कर सकती है, और 4 होंगी तो कैसे काम होता है, 3 होती हैं तो क्या रह जाता है फिर? जनरली कोई भी GPS सिस्टम, अगर समझिए, मैं सीधा उदाहरण देता हूँ, मुझे आपके पास आना है, मैं आपके घर का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ और मुझे ये जानना है कि मैं अभी तक कहाँ पे पहुँचा हूँ। ऑन अ गूगल मैप और लेट्स से ऑन अ जोमेटो और एनी अदर ऐप, ई-कॉमर्स ऐप, मुझे मेरा खुद का लोकेशन दिखेगा एट अ सर्टेन पॉइंट, डेस्टिनेशन a few minutes away or a few hours away। तो मेरा जो पोजीशन है वो ट्रायंगुलेट हो रहा है with 3 satellites triangulating my position। 3 सैटेलाइट? ओके, हाँ, 3 सैटेलाइट्स के अगर नीचे गिरे तो ट्रायंगुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ट्रायंगुलेशन हो सकता है, ट्रायंगुलेशन हो जाए। चौथा क्यों क्या काम आता है जो चाहिए हमको 4? देखो, 4 से आगे यू देन एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक डोमेन्स, डिफेंस, आपको पिन पॉइंटेड जो प्रिसिशन है, अच्छा, पोजीशनिंग का प्रिसिशन है, हाँ, उसके लिए एज मेनी एज पॉसिबल चाहिए। हाँ, तो आज की तारीख में जो मैं स्टारलिंक का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, वो इतना प्रिसाइज है क्योंकि संख्या सैटेलाइट्स की जो है ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हर कोऑर्डिनेट पे वो ट्रायंगुलेट करता जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरे ऑर्बिट में हमारे सिर्फ अभी 3 ही एक्टिव है। अच्छा, चलिए, मैं साल के अंत तक हम ऐसे अनुमान लगाते हैं कि 5 आ जाएंगे, एडिशनल 2 लग जाएंगे। ऐसा हुआ है कुछ पाइपलाइन में तो 2 है। अच्छा, लेकिन तब तक ये जो पुराने जो ओल्डर जनरेशन 3 है वो अगर बिगड़ गए तो क्या करें? मतलब बिगड़ने का रेट ज़्यादा है, rather than डिप्लॉयमेंट। एक आम आदमी की भाषा में अगर आपको बताना है कि भाई 3 सैटेलाइट अगर काम कर रहे हैं और मान लो 6 काम कर रहे हैं, तो एक मिसाइल ब्रह्मोस की LET के हेडक्वार्टर या उस पर गिरनी है, उसमें और 3 सैटेलाइट काम करने में वर्सेस 6 सैटेलाइट काम करने में कितना डिस्टेंस हो सकता है एक्यूरेट जगह से? कितना मिस कर सकते हैं हम बाय डिस्टेंस? ज़्यादा मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले रेंज बताता हूँ। हमारा जो नाविक है वो कौन से क्षेत्र में काम करता है। रफली पश्चिम में रोमेनिया से आप अगर नीचे, रोमेनिया बल्गेरिया, उससे आप नीचे आए तो सीरिया,
टर्की, सीरिया, लेबनन, इजराइल, रेड सी, some portions of Horn of Africa up to let's say केनिया। फिर वहाँ से आप ईस्ट की ओर मुड़े तो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, और फिर एकदम ईस्ट में पहुँचे तो साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्ट टिप। फिर उससे ऊपर जाएं, मेकिंग अ स्क्वायर, उसके ऊपर जाएं तो आप पहले पहुँचेंगे इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर थोड़ा बहुत ताइवान का जो क्षेत्र है वो, और अप टू सदर्न आइलैंड्स ऑफ जापान। फिर वापस आप चाइना, पूरा चाइना कवर करते, कजाकिस्तान कवर करते, 5 स्टान्स कवर करते करते वापस वो बल्गेरिया, रोमानिया, वो क्षेत्र तक। तो यही अपना जोन था। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है हमारा, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो आपके जो आपने मिसाइल्स का उदाहरण दिया, उसकी जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, वो भारत के पड़ोसी मुल्कों तक है। एज यू गो फार्दर अवे, उसका प्रिसिशन जो है पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग का, वो कम होता जाता है। अच्छा। एंड ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर के आगे तो वो है ही नहीं। ओके, तो भावलपुर अगर है, रावलपिंडी है, चकलाला है, ये जो सारे बेसिस है, नूर खान, किराना हिल्स, दे आर ऑल इन द सेम रीजन वेयर द प्रिसिशन इज हाई, बिकॉज यू नॉट फादर अवे फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ द PNT सिस्टम विच इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। पाकिस्तान हमारा ही है वैसे देखा जाए तो, फॉर ऑल द जियोपॉलिटिकल कन्वर्सियर्स, इवन इन द PNT सेंस। लाइकवाइज इवन म्यांमार में, नेपाल में, तिब्बत एरिया में वी हैव गॉट गुड पोजिशनिंग कैपेबिलिटीज। जैसे मैंने कहा कि जैसे दूर जाओगे उतना कम होगा। अब ये सब कुछ जब हो रहा है, उसमें एक अनाउंसमेंट आती है पिछले साल, टर्की अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना रहा है, PNT सिस्टम बना रहा है। अब टर्की को क्या आन पड़ी बनाने की, उसका मैं एक जियोपॉलिटिकल रीज़न बताता हूँ। टर्की ये एक एक्सपांशनिस्ट पावर होने के उसका एक जुनून है, एम्बिशन है, ओटोमन एम्पायर का दोबारा से कैलिफेट करना है। लेकिन इस बार का जो ओटोमन एम्पायर है, इसके हिसाब से वो सिर्फ अरेबिया, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका वैसे नहीं रहेगा। इस बार उसको ये जो 5 स्थान है, विच इज एक्चुअली अ कोलिशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, यहाँ के सारे लोग वो ओरिजिनल टर्किक लोग हैं। ये तो एनाटोलियंस है, ये तो ग्रीक है जो कन्वर्ट हुए हैं, वो ओरिजिनल टर्किक है। तो उनको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इसको लेना है, टर्की को लेना है। अच्छा। टर्की की काफ़ी ज़्यादा कवायतें पाकिस्तान में भी चल रही है। तो टर्की के अनेक ड्रोन्स है, या फिर टर्की के सबमरीन्स है, फ्रिगेट्स है, नेवी की फ्रिगेट्स है, उन्होंने ये पाकिस्तान को बेची है पिछले 10 वर्षों में। एंड जैसे वेस्ट यूक्रेन का इस्तेमाल करता है एज अ टेस्टिंग ग्राउंड, वैसे ही टर्की आने वाले समय में पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है एज अ टेस्टिंग ग्राउंड। अगेंस्ट हुम? अस। तो टर्किश ड्रोन्स, they would want to enter into Indian borders and map and have a precise map of our territory based on whatever images that they get. और वो अगर करना है तो उनको खुद का GPS होना बहुत ज़रूरी है। इवेंचुअली एज एन एक्सपांशनिस्ट पावर, टर्की को लगता है कि ऑफकोर्स इजराइल उसका, थोड़ा सा पास आ जाओ इसके, टर्की को ऐसे लगता है कि इजराइल उसका दुश्मन है, एंड मे बी देयर इज अ फ्लैश पॉइंट ऑल्सो डेवलपिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। वो आ भी रहा है, बट उसके बियॉन्ड, ईरान के बाद उसी की बारी है। और लेकिन उसके बियॉन्ड अगर कुछ टर्की अगर देख रहा है, सोच रहा है, परहैप्स इट इज अस। दैट्स व्हाई सोनगार में जो ड्रोन्स है,
यीहा ड्रोन्स है, उसके अलग अलग नाम है उनके। ऑपरेशन सिंदूर बायरक्तार में है, काफी बातें हुई, या यूज भी हुए थे और शायद 1-2 ऑपरेटर उनके मरे भी है और ड्रोन्स भी हमने देखे हैं, पकड़े हैं, हमने उसको कैप्चर किए हैं जो भारतीय भूमि में गिरे हैं। तो टू बेटर दिस काइंड ऑफ ड्रोन्स दे वुड नीड जीपीएस सिस्टम। नाउ हु इज द ड्राइवर ऑफ दिस जीपीएस, this PNT requirement in Turkey? It is Bayraktar. Bayraktar is the drone company, the biggest drone company in Turkey. Perhaps it is the biggest defense company in Turkey. उसके तार जुड़े हैं डायरेक्टली अर्दोगान से। उसकी शायद बेटी का मतलब जमाई है। सो जो बैरक्तार का जो फाउंडर है, सो उन्होंने रिक्वायरमेंट भांप ली है। They are going to work on it very diligently. टर्की अपना जीपीएस सिस्टम बना रहा है जो एक तरीके से हम देखो कहाँ अपने आप को कितना बड़ा पावर मानते हैं, विश्व गुरु मानते हैं और पता नहीं क्या क्या। और टर्की हमारे सामने है क्या? वो अपना जीपीएस सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और हम यहाँ पे फेल हो रहे हैं 20 साल से। एग्जैक्टली। तो ये और एक डिफेंस टेक में रिफ्लेक्ट होता है। टर्की 5th जनरेशन में आगे बढ़ गया है, उसका खुद का वो 5th जनरेशन बना रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। हमने अभी तक बनाया नहीं है। तो दिस ऑल्सो स्पेल्स कि ये जो प्रॉब्लम है नाविक के बारे में, ये प्रॉब्लम इज सिस्टमिक, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल, इट इज़ नॉट यूनिक टू इसरो। तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे दें कि भाई ये सिविलियन माइंडसेट के, इनको पता ही नहीं है दुनिया में कहाँ पे युद्ध की स्थिति में ये सारी टेक्नोलॉजीज काम में आने वाली है। और जियोपॉलिटिकल कितना बड़ा टूल भी है ना, ये टूल है। अगर आप देखो कि रशिया और चाइना ईरान की मदद कर पा रहे हैं उनके उस सॉफ्ट सिस्टम्स की वजह से, जो उनका बाइडू हो गया या ये रशिया का हो गया अपना जीपीएस जो उनका है। तो अगर हमारे पास भी वो कैपेबिलिटी हो, हमारा नेविक अगर हो, तो हम ताइवान की हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारा रियल में जीपीएस हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो। अभी तो हमारा रीजनल है, लेकिन फिर भी थोड़ा ताइवान तक कवर करता है। बट अगर हमारी ज़्यादा सैटेलाइट्स हों तो हम ताइवान को हेल्प कर सकते हैं। हम मिडल ईस्ट में अपने अलायंसेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे अरब नेशंस हैं, यूएई की हेल्प कर सकते हैं। मतलब टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, वैसे ही हम भी कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रीस की मदद कर सकते हैं। ये तो आपने जियोपॉलिटिकल बात कह दी, लेकिन उससे भी थोड़ी बहुत फंडामेंटल जो बात है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पहले खुद की हेल्प करते हैं। खुद की हेल्प कैसे करें कि देखिए 2009-10 के आसपास उस समय के जो रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी, उनके टेन्योर में इंडियन नेवी ने ये कहा कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द इंडियन ओशन। राइट फ्रॉम साइमन्स टाउन इन साउथ अफ्रीका, वहाँ से लेके पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा जोन हमारे अंडर आएगा। हम ये पूरे जोन की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे जो 13 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग चलती है, वो ट्रेडिंग को हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे, पायरेसी हटाएंगे। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस बड़े धड़ल्ले से चले और हमने उसमें काफ़ी सक्सेस भी हासिल किया। ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है वो है पीएनटी सिस्टम। पीएनटी मतलब ये अपना जीपीएस नाविक, ये फंडामेंटल है। आपकी शिप्स कम्युनिकेट कैसे करेगी ओपन ओशंस में? आपकी अगर शिप्स को केप ऑफ गुड होप से अगर पैसिफिक में जाना है, अटलांटिक में जाना है, यहाँ से अगर पैसिफिक में जाना है, इंडो पैसिफिक जो कहते हैं आप, उसके लिए अगर उन आइलैंड्स को आपको सिक्योरिटी मुहैया कराती हैं या फिर डिस्ट्रेस के समय आपको उनको मदद करनी है, नेविगेट कैसे करोगे, पहुंचोगे कैसे? एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको ये सारा बहुत ज़रूरी है। और जबकि चाइना देखो आप क्या कर रहा है, वो ईरान को कोऑर्डिनेट्स दे रहा है अपने बाइडू सिस्टम को यूज करके कि कहाँ पे अमेरिका के एसेट्स हैं, कौन सी जगह पे खड़े मारो। वो तो सीधा डायरेक्शन देते हैं और वो मारते हैं। तभी तो अमेरिका सरप्राइज्ड है कि भाई इतने करेक्ट तरीके से हमारे सारे एसेट्स को कैसे खत्म कर रहा है ईरान, जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको मदद मिल रही है। जिस तरीके से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है टारगेटिंग में और ये सब, वैसा ही ये कर रहे हैं। वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो विश्व बंधु है। नहीं, वो मत करो यार, अपना तो करो। खुद तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कल लड़ना है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जो सपना लेके बैठे हैं बहुत सारे लोग,
कैसे करोगे, रिटेलिएट कैसे करोगे कल को कुछ टेररिस्ट अटैक हो गया तो मैंने ये नहीं कहता कि ऑल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर हैप्पी और ऑब्लिवियस अबाउट दिस पर्टिकुलर लैकुना. There are many arms within the government, within the security agencies, intelligence agencies, which are crying कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये टाइम पे सब कुछ होना चाहिए. क्योंकि हमने एक वीडियो देखा अभी, और एक बहुत बारी चर्चा भी हो रही थी इंटरनेट पर कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, वो इसरो गए थे और बहुत सारे जो फेलियर्स हुए हैं लॉन्च पे, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है बार बार फेलियर. तो क्या इसके पीछे कोई बाहर की विदेशी एजेंसीज हैं जो इसके पीछे हैं? तो ये भी बड़ी बात निकल के आ रही है कि क्यों हो रहे हैं इतना. इसरो एक बैक टू बैक फेलियर्स कैसे कर रहा है लॉन्च में, जो उसके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल होता है. बाएं हाथ का खेल. यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा. कहानी ऐसी है, और दर्शक भी इसको ध्यान से सुने, कि हमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने जो स्पेस सेक्टर में, एटॉमिक सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स कराए और स्टार्टअप्स को जो उन्होंने इनकरेजमेंट दिया, आज काफ़ी स्टार्टअप्स अच्छा कर रहे हैं. दे आर डूइंग वेल, दे आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी. परहैप्स दे डोंट हैव ऑर्डर्स फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट इन नंबर्स दैट दे वांट, लेकिन अपना अपना कर रहे हैं. उनको दुनिया भर से भी प्रशंसा भी मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रही है. प्रशंसा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वो सिर्फ पीठ तपतपाने की बात नहीं है, उससे काम नहीं चलता. तो हमें लगता है कि ये सरकार ने ऐसे ही उनकी पॉलिसी बनी और नीति में उन्होंने करा दिया, लेकिन बात वो नहीं है. बात ये है कि आपने नंबी नारायणन की तो केस देखी है, सबने देखी है, मूवी भी देखी रॉकेटरी. उनकी जीवनी के बारे में सबको पता है कि किस कठिनाइयों से, किस आरोपों से वो गुजरे, और उससे वो कैसे लड़ते लड़ते, अकेले ही लड़ते लड़ते उससे बाहर निकले. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ तो भी उन संस्थानों में षड्यंत्र चलता है. देयर सम ग्रे एलिमेंट्स ऑपरेटिंग इन एंड अराउंड दोज इंस्टीट्यूशंस. जब मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स अनाउंस किए, मई का महीना था 2020, तो तुरंत फ्रॉम विद इन इसरो एक गुट है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो गुट ने ये सारे रिफॉर्म्स को अपोज किया, और अपोज करते हुए ये कहा कि ये तो प्राइवेटाइजेशन है, ये तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ देना चाहते हैं, इससे हमारी नौकरियां खतरे में हैं. और ये जो गुट है ये साइंटिफिक स्टाफ नहीं है, ये नॉन साइंटिफिक स्टाफ है. अच्छा. हाँ, तो पूरा फोरम बन गया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन. और ये केरला में है तो उसको ज़्यादा हवा भी मिल गई. 2020 के सितंबर में, मतलब ये रिफॉर्म्स के बाद इन द नेक्स्ट 4 months, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 अनाउंस होता है, और ये भारत सरकार का ये काइंड ऑफ आपका लेबर कोड है. और उसमें उन्होंने ये कहा कि डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, ये जो सेक्टर्स है, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है भारत के, उनमें लेबर यूनियंस आप नहीं बना पाओगे. अच्छा, लेबर यूनियन अगर बनती है तो लेबर यूनियन अमूमन क्या करती है? लेबर यूनियन अमूमन सबसे पहले अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट करती है. नंबर 2, 1 दिन के या 2 दिन के नोटिस पे वो सारे धरने पे, स्ट्राइक पे चले जाते हैं. नंबर 3, ये स्ट्राइक पे अगर जाते हैं तो जो एफिशिएंसी है उस संस्था की, वो फैक्ट्री की एफिशिएंसी कम हो जाती है. और नंबर 4, अगर वो कम होती है तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है. तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के हत्ते ये लोग चढ़ जाते हैं कि भाई वो तो चाहेंगे कि एफिशिएंसी जीरो हो जाए. जो हमने थुथुकुड़ी में देखा, स्टरलाइट प्लांट कॉपर का, कि कॉपर का प्लांट जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा था अच्छा खासा, आपने वहाँ पे धरने करे, आपने आगजनी करी और पूरा प्लांट को कोलैप्स कराया. प्रोडक्शन कम हुआ, हमको कहीं और से कॉपर इंपोर्ट करना पड़ा. ये आज हम जानते हैं ये पूरी सीनारियो को. तो यही चीज इनको सरकार को पता था ये होने वाला है, ये पता था, यूनियन बनने वाली है इसरो में, ये पता था. और हाँ, ये करने का तरीका भी है. ये करने का तरीका ये है कि
ये बॉडीज़, ये जो यूनियंस है, ये चाहती थी कि इनको एजेंसी ना रखते हुए, इसरो क्या है, ये स्पेस एजेंसी है, दुनिया भर में हम उसको स्पेस एजेंसी के तरीके से ही जानते हैं। नासा भी एजेंसी, BARC क्या है, एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है। इसको हम इंडस्ट्री के तौर पे नहीं देखते, वो उस डेफिनेशन में बैठता ही नहीं है। लेकिन ये बॉडीज चाहती थी कि इन सारी रिसर्च एजेंसीज को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये लेबर कोड वगैरह, लेबर कोड वहाँ पे लगे, ये बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक। तो इससे देश को खतरा था। उस खतरे से बचने के लिए रिफॉर्म्स कराए, स्टार्टअप सेक्टर्स को इसलिए बढ़ावा दिया ताकि देश की जो ज़रूरतें हैं, जो रैपिडली ग्रोइंग ज़रूरतें हैं हमारी, वो अगर साइंटिफिक एजेंसीज अगर वो पूरी नहीं कर पा रही है एट अ पेस विच इज़ नीडेड, तो ये आपको हेल्पिंग हैंड की तरह आ जाएंगे। तो आप दोनों इकट्ठा आके एक सिविल स्ट्रेटेजिक फ्यूजन हो जाएगा, और सिविल स्ट्रेटेजिक फ्यूजन से आउटपुट और ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप देखो कि ये बहुत अच्छा किया सरकार ने, भांप लिया खतरा और ये करेक्ट कर लिया इन टाइम। ठीक है, 2020 की बात है, आज 2026 है। 2017 के बाद ही हमको पता चलने लग गया था 2018 में कि भाई ये नेविक कहीं ना कहीं फेलियर्स बहुत हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। तो एटॉमिक क्लॉक्स के जो ये सारी चीज़ें हैं, जो इंडिजनाइजेशन है, ये हमने इन स्टार्टअप्स को, जिनको हमने एक तरीके से इनके लिए सेक्टर पूरा खोल दिया, उनको हम गाइड कर सकते थे। सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो हायर पोजीशंस पे हैं, उनको दिख रहा था कि भाई ये हो रहा है, हम इनको क्यों ना हम इनको ये फ्री रन दें यहाँ पे कि आप एटॉमिक क्लॉक्स में जाके बनाओ कुछ, हम फंडिंग देंगे आपको, इनिशियल स्टार्टअप के लिए हम फंडिंग देंगे, आप करो। तो ये कितना बड़ा एक चीज़ है, क्योंकि अभी हमने बात की कि आज भी जो 2 हमारे लॉन्चेस अभी होने वाले हैं, जो आपने कहा, तो और जो हुए हैं पिछले 23 में और 2025 में, तो उसमें कह रहे हैं कि भाई कुछ इंडिजनाइजेशन थोड़ा सा शुरू हो गया है, बट उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स अभी भी बाहर के हैं, बस हम यहाँ पे आके बस जोड़ रहे हैं, स्क्रू ड्राइवरी कर रहे हैं। एटॉमिक क्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। नो, व्हाट आई फील इज कि ऑपरेशन सिंदूर ये बड़ा आय ओपनर था हमारे लिए। जिस तरीके से यूएस ने उस समय हस्तक्षेप किया, और उसके बाद जो हमने जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको नीचे जाते हुए देखा। आज की तारीख में दोनों देशों के रिलेशंस बहुत ही केयरफुल है, उसमें वो वार्मथ नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि हम खासकर गलवान के बाद ये समझने लगे कि वी आर क्लोजर टू द अमेरिकन्स एंड विल पुल आउट अ लॉट ऑफ acts to thwart the Chinese joining hands with the West, especially with the Americans. उस दौरान हमने उनके साथ 3 फंडामेंटल फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स कर दिए, बेका, लेमोआ, सिस्मोआ, ऑल दोस। और फिर उसके बाद हमें ये ऐसा लगा कि यूएस वेंचर कैपिटल या फिर यूएस FDI हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आना शुरू हो जाएगा, और वो आया भी, काफ़ी बड़ी मात्रा में आया। आज की तारीख में अनेक हमारे जो स्पेस स्टार्टअप्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के लिए काम करते हैं। अच्छा, दे हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम। अच्छा, तो हमने क्या किया कि, और FDI को भी अलाउ किया स्पेस सेक्टर में। FDI को अलाउ किया, FDI उतनी बड़ी मात्रा में नहीं आया। नोबडी वुड वांट टू इन्वेस्ट इन टैलेंट रिसाइडिंग इन द कंट्री सो दैट इट हेल्प्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। एक्सटर्नल इन्वेस्टर को ये लगा कि भाई टैलेंट है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत है, क्यों ना मैं इनको लेके जाऊँ मेरे देश में, इनको बसाऊँ। तो मैं उनको पैसा भी दे रहा हूँ, उनको बिजनेस भी दे रहा हूँ। आई हैव नो रोल इन सपोर्टिंग द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये क्या हुआ, ये बाहर के बाहर ही आपके अरेंजमेंट्स तैयार हो गए, एंड देन यू आर सीइंग अ काइंड ऑफ अ आउटसाइड द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एक्टिविटीज हैपनिंग राइट नाउ with this kind of an arrangement. अब ईरान के जो इशू, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ मार्च के महीने में, ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ी चीज़ उसमें ध्यान में आई। सो जो 3rd फाउंडेशनल अग्रीमेंट है बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट,
ये जियो स्पेशल एक्सचेंज की अग्रीमेंट है। उसमें एक अंदाज़ा ऐसा है, मतलब उसमें एक प्रावधान ऐसा है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ जियो स्पेशल इमेजेस को एक्सचेंज करेंगे अच्छा। फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग। अब पैरिटी नहीं है वहाँ पे। यू हैव अमेरिकन्स विथ hundreds of satellites and you have an Indian space program with few tens of satellites. कोई बराबरी नहीं है उसमें। आप उनको क्या ही उनको इंटेलिजेंस शेयर करोगे, तो जो उनके पास लिए नहीं फायदा है। तो वो हमारे लिए फायदा है। तो हमने उस समय हमारा फायदा देखा कि हमारे लिए फायदा है कि ये हमें आके हमें ज़्यादा फीड इन करेगा। लेकिन ईरान का जब क्राइसिस चालू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, उस समय जो बड़ी जियो स्पेशल कमर्शियल इमेजरी प्रोवाइडर कंपनियां हैं, वेंटार जिसका पुराना नाम मक्सार है, या फिर प्लैनेट, इन्होंने क्या किया कि वो पूरा जो इलाका है उसके जियो स्पेशल इमेजेस बंद कर दिए सप्लाई करना। सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को वो इमेजेस चली गई, और बाकी सारे जो इंटरनेशनल कस्टमर्स है, सिविलियन या फिर नॉन सिविलियन, उनको कहा गया कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अब हमारी ज़रूरत है, हमारा वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में गैस और तेल आता है, हमारे करीब 1 करोड़ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, शिप्स जाती हैं, नेविगेशन है, बहुत कुछ है वहाँ पे। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दोज कंट्रीज थ्रू मीडिया, और मीडिया का तो ब्लैकआउट है, तो पता कैसे चले? तो इमेजेस आपको नहीं मिल रही, और सिर्फ आपको नहीं, पूरी दुनिया को नहीं मिल रही। मतलब मैंने कुछ ऐसे किस्से भी सुने हैं कि देयर वर सिंगापुरियन कस्टमर्स, देयर वर चाइनीज़ कस्टमर्स, चाइनीज़ फ्रॉम द सो कॉल्ड प्राइवेट साइड ऑफ थिंग्स, जो मांग रहे थे कि भाई इमेजेस दो हमको, क्या हो रहा है वहाँ पे पता तो चलना चाहिए। हमारा ट्रेड, हम बिजनेसेस जो है उनका ट्रेड ठप हो रहा था, और काफ़ी बड़ी बड़ी एसेट्स को वहाँ पे हमला हुआ था। अब ये फिर वही बात आ गई ना, अगर हमारे पास अपना होता, हमारे पास अपना तो होता, अब कोई बात ही नहीं होती। बट एग्जैक्टली ये देखो ना, नेविक को थोड़ा एक बार ग्लोबल जो सिस्टम्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं। अमेरिका के जीपीएस में 31 सैटेलाइट है जी, रशिया के ग्लोनास में 24, यूरोप के गैलीलियो में 30 के आसपास, चाइना के बाइडू में 35 से ज़्यादा है जी, और इंडिया का जो था 7 होनी थी, करंटली 3 है। मतलब सेम लीग तो छोड़ो, मतलब हम गेम ही नहीं खेल रहे सेम, तो बहुत ही रीजनल, बहुत ही लिमिटेड, वो भी खिसक गया। तो ये फेयर है करेक्टराइजेशन? नंबर्स के हिसाब से तो फेयर है। अब उनमें से कितने एक्टिव है उन देशों के, वो भी देखने हैं। काफ़ी सारे एक्टिव है, दे इंश्योर कि वो एक्टिव रहें, कि एट्रिशन ना हो पूरे सिस्टम का। हाँ। क्योंकि चाइना का अगर हम कंपेयर करें हमारे से, जो हमारा जो मेन राइवल है, उसने भी हमारे साथ ही शुरू किया था ये अपना सिस्टम। वो हमारा मेन राइवल है, वो हमें अपना मेन राइवल नहीं समझता। वो उसकी तैयारी यूएस से भिड़ने की है। हाँ, तो यूएस से भिड़ने के लिए वो पूरी तरीके से पुख्ता खड़ा हुआ है, तभी तो उसने उससे ज़्यादा 35 सैटेलाइट किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने 30 किए हैं। अगर कल को हमें ऐसा, हम तो किसी को दुश्मन मानते नहीं, इसीलिए हमारी तैयारी नहीं है। नहीं, अगर हम मानते हैं कि भाई हमारा चाइना राइवल है, जैसे चाइना मानता है कि यूएस उसका राइवल है, तो उसने 31 किया अपने जीपीएस में, तो इन्होंने 35 किए हैं। तो हमको 35 अगर देखा जाए तो हमको तो 40 करने चाहिए। 40 करने चाहिए, वो नहीं है ना, वो नहीं है। देखिए, 3 स्पेस प्रोग्राम है हमारे, मतलब 3 हिस्से है ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम नाउ। वन इज द डिफेंस लेड, वन इज द इसरो लेड सिविलियन, एंड द थर्ड वन इज द कमर्शियल। इन तीनों के बीच में अगर सिंक्रोनिसिटी होती है, ये आपस में पूरी तालमेल के साथ अगर काम करते हैं, तो हियर यू हैव सिविल मिलिट्री फ्यूजन इन स्पेस। वो सिविल मिलिट्री फ्यूजन इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत से बेसिक चीज़ें हमारे पास अभी तक नहीं है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बट इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। हमारे पास अभी तक खुद का नेशनल स्पेस स्ट्रेटेजी नहीं है। एक नेशनल स्पेस स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट के होने से आपके सारे प्लेयर्स को फ्रॉम डिफेंस, सिविलियन, कमर्शियल साइड एक क्लैरिटी आ जाती कि देश चाहता क्या है, देश की ज़रूरतें क्या है। कौन बनाएगा उसको
वो तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अभी सरकार को तय करना है कि कौन बना है उसको। उसमें आईडीएस को बैठना चाहिए, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को बैठना चाहिए, तीनों फोर्सेस को बैठना चाहिए, इसरो को बैठना चाहिए, सबको आके बैठना चाहिए। दैट इज़ वन। नंबर 2, और इसके बारे में मैंने लिखा भी है, स्पेस स्ट्रेटेजी के बारे में भी लिखा है। द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक स्पेस कमीशन बैठती है। स्पेस कमीशन में अनेक मंत्रालयों के सेक्रेटरीज और हाई रैंकिंग टेक्नोक्रेट्स डिसीजन मेकिंग पे बैठे हैं, और ये स्पेस कमीशन ही सारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के डिसीजंस लेती है। इसमें चेयरमैन जो है स्पेस कमीशन के, ये स्वयं इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो के चेयरमैन ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी है। तो यू हैव अ वन पर्टिकुलर पर्सन who is wearing 3 hats of 3 different roles, but that person's professional grooming or cultivation has been as a civilian scientist, क्योंकि वो सिविलियन महकमे से आया है। True. तो उसको सिक्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ग्लोबल सिक्योरिटी मैट्रिक्स उतना समझता नहीं है, या तो समझ भी जाए, हिज रोल इज नॉट सच कि वो मैट्रिक्स को दिन ब दिन, घंटे भर घंटे वो देखता जाए। यू नीड समवन लाइक यू एक्चुअली, जो स्पेस साइंटिस्ट भी हो और जियोपॉलिटिक्स दोनों के इंटरसेक्शन पे काम करता हो। तो जी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन वहाँ पे उस कमीशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हाल फिलहाल में बैठने लगे। कई वर्षों तक वहाँ पे एनएसए भी नहीं थे, अभी वो बैठने लगे। लेकिन एक लैक्यूना जिसके बारे में मैंने लिखा है, जो कमीशन में नहीं है, द मिसिंग एलिमेंट इज, मुझे लगता है उस कमीशन में डिफेंस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज एन एडवाइजरी पोजीशन, वेरी पावरफुल, येट एट द सेम टाइम डज नॉट रिप्रेजेंट नेसेसरीली द डिफेंस सेक्टर। एमओडी का रेप नहीं है वहाँ पे। एमओडी का रेप उसमें स्पेस कमीशन में होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप किसी को भी रखिए, उसमें आप सीडीएस को रखें या फिर सीडीएस के किसी नुमाइंदे को रखिए। सीडीएस के पास आज की तारीख में 3 ट्राई सर्विस एजेंसीज है, डिफेंस साइबर, डिफेंस स्पेस और आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑप्स डिवीजन। तो यहाँ पे तो डिफेंस स्पेस एजेंसी का जो नुमाइंदा है वो वहाँ पे बैठना ज़रूरी है। खासकर कि ऐसे समय में जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास रॉकेट फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि और लोग जो हैं और देश जो हैं रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, जैसे एयरफोर्स है, आर्मी है, वैसे ही एक और विंग होना चाहिए कि रॉकेट फोर्स। तो जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसरो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एमओडी जब तीनों साथ बैठेंगे तभी तो कुछ होगा। तो क्या होना है कि एक तो स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट आना है, एक तो स्पेस कमीशन का रीस्ट्रक्चरिंग होना ज़रूरी है। ये युद्धकालीन परिस्थितियां हैं जो अभी अपनी नेसेंसी में है। ये जिस वर्ष, जिस महीने, जिस दिन चरम पे जाएंगी, उस समय आपको ये सारी जो डेफिशिएंसीज है ये आपको खलनी नहीं चाहिए। उस समय फिर हमें हताश नहीं होना है, फिर उस समय हमें सर नहीं पीटना है कि भाई हम ये पहले क्यों नहीं किया हमने। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस विद इन द स्पेस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये होना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी कमी है कहीं ना कहीं, पता नहीं आप सही बता सकते हो, कि जितने भी सिस्टम्स हैं जो हम नेविक से कंपेयर कर रहे थे, चाहे गैलीलियो हो, चाहे ये जीपीएस और चाइना वाला बायदू और ग्लोनास, तो ये सारे मिडिल अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं सैटेलाइट्स, पर जो हमारा नेविक वाला सिस्टम है वो ये नहीं है। इसीलिए हमारा रीजनल है, उनका ग्लोबल है सिस्टम। इज दैट करेक्ट? जितना आप ऑर्बिट में ऊपर जाओगे, हाँ, विद फ्यू नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, उतना आप ग्लोबल बनते जाओगे। आप अगर बहुत ढेरों सैटेलाइट के साथ अगर लोअर ऑर्बिट में रहो तो आप ग्लोबल बन जाओगे, लाइक स्टारलिंक। तो या तो ये कर लो या तो वो कर लो। हम बीच का कर रहे हैं, हमें बीच का ही करना है। हाँ। मैं कहता हूं कि हमारे पास आने वाले 5-1 वर्षों में भी साल के 100 बड़े लॉन्चेस, प्रोमिनेंट लॉन्चेस करने की काबिलियत नहीं आने वाली है। या हम ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें, तो हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट में करो। हाँ, वहाँ भी तो कर सकते हैं। करो। सो यू हैव टू बी इनोवेटिव।
मे बी इवन इन चैलेंजेस क्या है वहाँ पे करने के? चैलेंजेस वैसे तो कुछ नहीं है, आपको तो अभी कैपेसिटी है, क्योंकि आप कह रहे हो कि जैसे स्टारलिंक की तरह नीचे वाले में करने में चैलेंज है, क्योंकि उसमें आपको 100-200 ये भेजना पड़ेगा, जो अभी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, हालांकि कई लोग, हमारे जब पिछला डिस्कशन हुआ था तो लोग बोल रहे थे अरे 100 तो एक बार में ही भेज देता है इसरो, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? तो थोड़ा वो भी पॉइंट आप क्लैरिफाई कर दो। देखिए उस साल 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। हाँ। उसके बाद हमें अगर स्टारलिंक जैसा कॉन्स्टलेशन बनाना है तो हर हफ्ते या फिर महीने में 2 बार 100 सैटेलाइट के इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिप्लॉय करने हैं। वो कैपेसिटी के बारे में कह रहा हूँ। हम एक साथ PSLV में 100 डाल सकते हैं, लेकिन इट कांट बी कि 2026 में 100 डाले फिर 2028-29 में 100 वापस से डाले, ऐसा नहीं हो। उन 104 के बाद हमने वापस कभी 104 नहीं डाले, और ये चाहिए हर हफ्ते टाइप्स। ये चाहिए हर हफ्ते। ठीक है, वो 104 सैटेलाइट्स हमारे नहीं थे, वो इंटरनेशनल कस्टमर्स के थे। उस समय स्पेसएक्स उतनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा था, हमने वो प्रोवाइड उस समय कर रहे थे। फिर क्यों एक समय पे जो PSLV को हम वर्क हॉर्स कहते थे उसको आज हम वर्क हॉर्स नहीं कहते? क्यों उसके पास PSLV के पास उतना क्लाइंटल नहीं है जो एक समय पे था? क्योंकि ये स्पेसएक्स ने आते ही पूरे मार्केट को डिसरप्ट किया था। सेकेंडली, हम ये समझ बैठे थे कि वो जो सिलसिला था जहाँ पे PSLV सक्सेस पे सक्सेस पा रहा था वो चलता रहेगा। हमने PSLV के सक्सेस जब पा रहे थे उस समय स्केल अप करने की कोशिश नहीं की, उस समय उसको प्राइवेटाइज नहीं किया। आज भी PSLV प्राइवेटाइज मतलब कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। उसको कमर्शियल स्केल पे हम उसको बना नहीं रहे हैं। दे देना आप HAL को दे, L&T को दे, किसी को भी दे जो उसको बना पाए ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। तो फिर क्या दिक्कत है भाई? अभी आप कह रहे हो कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जैसे और कर रहे हैं, GPS वाले, बाइडू वाले, ग्लोनास वाले सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? लॉन्च आप नहीं कह रहे हो है, कि लॉन्च कैपेसिटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे नहीं दे रहे हैं। पैसे हैं, पैसे सब कुछ तैयार है। फिर देखिए क्या दिक्कत है? देखिए सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम है वो रखा कि है। हमको नहीं देना है, ये हमारा सबसे प्राइज पोजीशन है। हमने इससे ज्यादा सक्सेसफुल कुछ बनाया नहीं है, तो हमको देने की हमारी मंशा नहीं हो रही है। चलो नहीं दे रहे तो उनको तो कैपेसिटी कैसे बढ़े उनकी? मुझे किरण कुमार जी थे, चेयरमैन थे इसरो के, उनका एक स्टेटमेंट याद है जब वो चेयरमैन थे तब का, आई थिंक अराउंड 2015-16 की बात है। उस समय उन्होंने कहा था कि PSLV को हमने कमर्शियल सेक्टर को दे देना चाहिए, उसको उन्होंने बनाना चाहिए। काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर में वो स्टेटमेंट आया था। वो दिन है, आज का दिन है, अब तक वो हुआ ही नहीं है। मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि अगर कुछ जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि अभी इसरो का क्या कर रहा है, वो लेवल्स होते हैं उनके, राइट? 4, 5, 6, 7 कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। जब वो किसी लेवल पे पहुंच जाता है तो आप उसको फिर प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो कि भाई अब आपको बनाओ, कमर्शियली वायबल तक आप लेके जाओ, हम 8-9 तक नहीं लेके जाएंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो लोग बोल रहे हैं ये तो सरकार बेच रही है इसरो को। ये आपके पास नया वाला आईफोन है, मेरे पास पुराना वाला आईफोन है। आपने नया वाला आईफोन खरीदा कुछ समझिए 1 लाख रुपए में, मैंने पुराना वाला खरीदा आपके साथ ही, पुराना मॉडल, आउटगोइंग मॉडल, बट आई गॉट इट रियली चीप, 40,000 रुपीज़। क्यों मुझे सस्ते में मिला? क्योंकि वो आउटगोइंग टेक्नोलॉजी है, वो कटिंग एज पे नहीं है, वो मार्केट के कटिंग एज पे नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ के कटिंग एज में नहीं है। अगर मैं iPhone 7 पुराने आईफोन अभी खरीदने जाऊँ जस्ट टू हैव द फीलिंग ऑफ हैविंग वन फॉर माई सेल्फ, वो मुझे और भी सस्ता मिल जाएगा, अनलेस इट एक्वायर्स अ विंटेज वैल्यू, तो और भी सस्ता मिलेगा। तो वैसे ही है कि हर एक टेक्नोलॉजी की एक लाइफ स्पैन होती है। वो अगर आप सही समय पे अगर उसको बेचो तो आपको सही दाम मिलेगा। अगर वो ऑब्सोलीट होती गई तो आपको उसका सही दाम नहीं मिलेगा। तो पैसे मिल रहे हैं इसरो को, उसके पैसे इसरो को मिल रहे हैं, वो NSIL को मिल रहे हैं। हाँ। नेशनल स्पेस पॉलिसी जो बनी 2023 में, उसमें यही लिखा है कि इसरो ने जो कुछ भी इनोवेट किया है, इसरो का काम इनोवेशन करना है, पैसे कमाना नहीं है, वो सरकारी है। उसको वो टेक्नोलॉजी को आपको कमर्शियल सेक्टर को देना है। कमर्शियल सेक्टर का फिर क्या रोल बनता है? हम बहुत ही नैरो माइंडेड होता है जब हम सोचते हैं कि अरे ये तो कमर्शियल सेक्टर अभी इससे पैसे कमाएगा। कमर्शियल सेक्टर उसको स्केल में बनाएगा, जो इसरो को बनाना नहीं आता, उसके पास लोग नहीं है, सिंस इट्स नॉट एन इंडस्ट्री एज वी स्पोक। तो
प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन में जॉब्स क्रिएट होंगे, जॉब्स क्रिएट होने के बाद आप जो ब्रेन ड्रेन के बारे में हम जो कंप्लेंट करते हैं रहते हैं वो उसमें उसको अब्जॉर्ब कर देगा ड्रेन को, वो ड्रेन नहीं होगा। कमर्शियल सेक्टर को फिर सेकंड एक खुली छूट ये दी कि आप उसमें एक आपका कमर्शियल R&D भी करें। अगर उसको ऑगमेंट करना है, उस टेक्नोलॉजी को आप और बेहतरीन अगर बना सकते तो बनाइए ना, आपको हमने दे दिया ऑलरेडी। सो पिछले 5-1 साल में जो कुछ भी टेक्नोलॉजीज इसरो ने कमर्शियल सेक्टर कंपनियों को दे दी है तो वो बहुत कम कीमत पे इसलिए दी है क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो रही थी, वो शेल्फ पे पड़ी पड़ी वो ख़राब हो रही थी। वो शेल्फ पे पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए, उसकी वैल्यू कौड़ी के मोल आ जाए, उससे बेहतरीन है कि इसको व्हाटएवर प्राइस पे बेच दिया जाए ताकि वो वेंडर उसको इस्तेमाल करे। अच्छा, ये वेंडर कौन है जिसने उनको ख़रीदा है? ये वही वेंडर है, वही 1000-1500 जो वेंडर है जो इसरो के साथ काम करते हैं सालों से। दे हैव बीन आस्किंग द सेम टेक्नोलॉजी फ्रॉम देम कि भाई ये हमको दे दो। इससे पहले इसरो नहीं दे रही थी, लेकिन वो रिफॉर्म्स होने के बाद वो एक प्रक्रिया बनना, मैकेनिज्म बनना शुरू हुआ कि ये इसको हम चैनलाइज करके दे सकते हैं। चलो फिर वापस आ जाते हैं हम नेविक पे। 10-20 सेंटीमीटर का बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इतनी एक्यूरेसी थी कि भाई जो हमने सेलेक्ट किया उससे 10 या 20 सेंटीमीटर ठीक है, ये वही तो CEP है। हाँ, ये इतना हो सकता है जी। क्या आज हम वो एक्यूरेसी ला सकते हैं? विथ 3 yes, लेकिन आपको ये जो सोशल एप्लीकेशंस बताए इसरो ने वो आपको बंद करने पड़ेंगे सारे। अच्छा, हाँ देखिए सोशल एप्लीकेशन, ये जो सोसाइटल एप्लीकेशंस जो बोले जो जिसकी हमने चर्चा की, सब कुछ बंद कर दें अगर पूरा स्ट्रेटेजिक पे फोकस करो, वो 3 पे। लेकिन वो 3 पे के अगर तीनों में से कोई एक और सैटेलाइट अगर खराब हो जाए देन यू हैव अ प्रॉब्लम ना। तो कंटिजेंसीज, रिप्लेसमेंट्स, नेक्स्ट जनरेशन एडवांसमेंट्स, तो फिर से GPS, गैलीलियो वगैरह इन सब पे फॉल बैक करना पड़ेगा। और फिर वही होगा कि वो डिग्रेड कर देंगे या एक्सेस नहीं देंगे। एब्सोल्युटली। कल को अगर तो चीन वहीं पहुंच गए कारगिल के समय। देखिए कल को अगर चीन के साथ कुछ होता है, वुड यू डिपेंड ऑन GLONASS? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो रशिया है तो वो रशियन देगा नहीं, वो देगा नहीं, वो देगा भी वो, लेकिन वो है ना उसको 2 माइंड्स में आ जाएगा, वो डायलेमा में पड़ जाएगा कि मैं भारत को देके चीनियों से दुश्मनी मोल लूं, बिल्कुल नहीं करेगा। सो दिस गेम कम्स इनटू प्ले। ये इसरो की संस्थान में ये शायद, और पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, उनको बायदू मिलेगा, उनको मिल जाएगा, उनको तो टेररिस्ट अटैक करने के लिए मिल रहा है, वो उनको बायदू भी मिल जाएगा। मैं कहता हूँ उनको स्टारलिंक भी मिल जाएगा। सेंटकॉम में बैठे हैं, ट्रम्प को खुश कर दिया है, और क्या चाहिए? तो ये तो डबल मार हो गई हमारे ऊपर। ये इसलिए होती है, इसमें चूक हमारी ही है। चूक यही है कि वी आर टू लैकडाइस्कल, हम बहुत स्लो है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास दुनिया भर का सारा समय है। और मैं ये बात कई प्लेटफॉर्म्स पे भी कही है, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कहना चाहता हूँ कि हमने एक निर्धार किया था कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा और हमने खुद ने भी ये नहीं समझना चाहिए कि द रोड टू 2047 विल बी स्मूथ। इट इज़ नॉट स्मूथ। जैसे ही आप बढ़ते जाओगे वैसे ही आपके साथ अनेक देश अलग तरीके से बर्ताव करना शुरू करेंगे। नॉट नेसेसरीली सारे दुश्मनी पे ही उतर आएंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी तरक्की जब होती है तब ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और खासकर एंड यू कांट बी लैकडाइस्कल अगेन। और खासकर तब जब हम मतलब औकात से ज़्यादा उछलने लगे, तो वो जो चाइनीज बोलते थे कि बाइड योर टाइम, हाइड योर स्ट्रेंथ, वो हम नहीं करते ना, वो नहीं करते। हम स्ट्रेंथ जितनी हो उससे 10 गुना ज़्यादा बोलते ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। तो और एक बड़ी चीज़ ये है कि मैं काफ़ी समय से ये कह रहा हूँ कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस सर्किट, एग्जीबिशन सर्किट, कि इसरो के मिशंस ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार के। और ये बात पे ये प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंस कर दिया, वो प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंस कर दिया, हाँ,
भारत मंडपम में कर दिया आज, तो वही एक ऐसा वही बना टीम दिया है, ये यशोभूमि में भारत जाए। मंडपम यशोभूमि वाले ऐसे बना दिए हैं, हाँ, यही घूमते रहते हैं यही सारे घूमते लोग रहते हैं। सरकारी। बट जो असल वाली टेक्नोलॉजी है वो क्या वो हमारे पास आती है? नहीं आती, क्योंकि अभी तक हमने वो ताकत नहीं बनाई है। वी मेड दीज वेन्यूज, वी हैव अ फ्यू कंपनीज। प्रॉब्लम ये होती है कि ये इन जो स्टार्टअप्स है, कई स्टार्टअप्स मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं कि सर आज हमको बैंगलोर से पूरा ये शिपमेंट को उठा के आज यहाँ पे एग्जिबिट किया बैंगलोर में, कल को हमको दिल्ली में एग्जिबिट करना है, कल को हमको रूरकेला में एग्जिबिट करना है, अच्छा, हाँ, कल को हमको श्रीहरिकोटा लेके जाना है, चेन्नई लेके जाना है, मुंबई लेके आना है। यही घूमते रहते यही हैं घूमते रहते स्टार्टअप हैं वाले लोग। यही घूमते रहते हैं। तो मना क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फिर बाद में बिजनेस की बात आती है ना, हाँ, बिजनेस की बात आती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का समय व्यर्थ हो रहा है। ओके, यू मे हैव अ फ्यू PR पीपल अपॉइंटेड टू कैरी आउट दीज टास्क्स, लेकिन ये नहीं है, ऐसे बिजनेस नहीं आता। आपको ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ घूमते रह रहे हो। तो सरकार का काम ये बनता है कि इनको ऑर्डर्स दे, इनको बिजनेस दे। अगर आपने बिजनेस नहीं दिए तो आपके स्टार्टअप्स पराये हो जाएंगे और आप उनका वेटिंग कीजिए ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको चंदे की तरह बांटे। आप उनको वेटिंग कीजिए, उनको पूरा सिलेक्शन कीजिए, एक्सपर्ट्स को बुलाए, रिव्यू कराए उनके टेक्नोलॉजी को, लेकिन आपका प्लान पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑर्डर लेवल की जो इश्यूज हैं वो हमने बात की। एक सेकंड ऑर्डर का इशू आता है टाइमिंग का। जब आपने कहा कि नेविक सिस्टम है जो और कोलैप्स करेगा, ये अभी 3 सैटेलाइट हैं, 2 पे आ गया, 1 पे आ गया, तब क्या होगा? तो जो ये पावर प्लांट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज है जी, टाइमिंग का एक सेकंड का बहुत लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो सकते हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो वहाँ पे फेल कर गया? तो बहुत पड़ेगा। You see, we can't afford to be the third largest economy in the world with dependency. अभी 6th हो गई है। हाँ, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ है। अब 6 से हमें 9 10 पे नहीं जाना, हमको आगे ही बढ़ना है। लेकिन वो 3rd पे जाने के लिए भी you can't be having such a shoddy system. पुख्ता सिस्टम बहुत होना ज़रूरी है। इसके जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है, जियोपॉलिटिकल है, वॉर टाइम है, सब कुछ है। ये आपने बात बहुत सही कही है। यू हैव 2 स्टॉक एक्सचेंजेस। वन ऑफ द रीजंस, मैं क्योंकि मुंबई में बैठता हूँ और कई बार स्पेस के बारे में चर्चा करता हूँ, मुझे डायरेक्टली प्रश्न आने लगते हैं अबाउट चांद पे क्या है, मंगल पे क्या है। इधर तो वो छोड़ो, तुम्हारे पास क्या है वो बताओ। और मुंबई में खासकर मेरे ऑफिस के बहुत ही करीब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साउथ बॉम्बे में है, वो साउथ मुंबई में है, लेकिन इर्द गिर्द में BKC में बैंक्स भी कई सारे हैं। आई हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल ऑन टू द सेम प्लेटफॉर्म कि आके देखे कि आपके बैंकिंग सिस्टम का स्पेस से क्या नाता है। एग्जैक्टली। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, इट्स अबाउट योर डेली ट्रांजैक्शंस। ग्राउंड पे आपने सारा डिजिटाइजेशन कर दिया है, लेकिन स्पेस का जो आपका जो बैकबोन है इन द फॉर्म ऑफ सच PNT सिस्टम्स नेविक की तरह, वो बहुत ही वीक है। वो रीढ़ की हड्डी है आपकी, वो स्पाइन है आपका। उस स्पाइन को स्पाइन की तरह हमने ट्रीट करना है तो ही हमारी खैर है। कि हमें पता नहीं कि अभी ये कितना रिलायबली ये जो अभी सैटेलाइट लॉन्चेस होने वाले हैं जो नेविक से रिलेटेड हैं, वो कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि बहुत ये जो करंट क्राइसिस है, इससे रिकवर करने के लिए क्या हमको SpaceX का थोड़ा उनके लॉन्चेस का, उनके कैपेसिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने जो नेविक के सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू भेजना चाहिए, जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म 1-2 साल के लिए, जितना जल्दी हो सके? मुझे नहीं लगता। अच्छा। फॉर द सेम रीज़न, जैसे आपने पिछले अभी कुछ मिनट पहले कहा कि रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन द स्विस, कैसा भी हो हमने खुद का एटॉमिक क्लॉक बनाना चाहिए था। वैसे ही हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स है ये अच्छे हैं, दे हैव लॉन्च सक्सेसफुली। ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं, कौन से प्रकार के एरर है, उस एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर काम करके उसको वापस नॉर्मलसी की ओर लाना है। ऑफ द 10s ऑफ लॉन्चेस दैट वीव हैड, अगर 2-3 अगर ग्लिची होते हैं, फॉल्टी होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि पूरी गाड़ी ख़राब है। वो गाड़ी अच्छी है, उसको आप टाइम दे, लेकिन उसके साथ साथ
ये जो साल के हम सिर्फ 2 लॉन्च करेंगे, एक फर्स्ट हाफ में और एक सेकेंड हाफ में, ये नहीं चलने वाला। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर उस पर रिलायबल रहे तो पता नहीं कितने साल लग नहीं, जाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी पे रिलायबल नहीं रह सकते। हाँ। आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। आज के अगर आपको अमेरिकियों के साथ, चीनियों के साथ compete करना है तो आपको साल के 100 लॉन्चेस करना बहुत ज़रूरी है। या तो PSLV पे करे, SSLV पे करे। महीने के 100 लॉन्चेस होने चाहिए महीने, वो तो अगर बहुत ही आपको बड़ा रियली कम्पीट करना है। हाँ, वो कंप्लीट Survive करके सरपास करना है करना है तो 100 हाँ, सरपास करना है तो महीने के 100 चाहिए। हाँ। इट हैज़ टू बिकम अ टैक्सी सर्विस। हाँ। और जो ये सारे स्टार्टअप्स भी कहते हैं, मतलब स्काईरूट, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप कहते हैं कि हमारा टैक्सी सर्विस बनेगा, लेकिन आज ज़रूरत है वो टैक्सी सर्विस बनने की। आज हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्यों स्लोनेस है, वो तो ये टार्डीनेस पूरा है? जब आप सिस्टम देखते हो तो जो ब्लेम है वो कहाँ पे है? क्या इसरो की लीडरशिप में है? क्या इसरो के सिस्टम में है? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप में है? क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में है? किधर है ये मेन जो आपको एक पॉइंट करना हो कि भाई हाँ, ये बंदे को अगर चाहे तो सब सॉल्व हो सकता है? आई विल से दिस वेरी फ्रैंकली, अनेक वर्षों तक इसरो जो है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। और शुरुआत में उसकी बागडोर विक्रम साराभाई ने संभाली थी। वे स्वयं मतलब ही वॉज सेल्फ ड्रिवन पर्सन इन दैट सेंस। नौकरी तो नहीं कर रहे थे, काफ़ी अच्छे परिवार से आए थे, सो ही वॉज सेल्फ ड्रिवन, ही वाज पैशनेट एंड ही हैड द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। करके दिखाया उन्होंने, सेटअप करके दिखाया। उसके बाद जो उनके प्रोटेजेस थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, तो सतीश धवन हुए, फिर आगे UR राव हो गए, कस्तूरी रंगन हो गए, ये सारे उनके प्रोटेज थे। इन्होंने उस प्रोग्राम को आगे लेके आए, तो छत्र छाया में जो पले बड़े वो आगे तक लेके आए। मोदी जी जब आए, मोदी जी आने के बाद he was perhaps the first prime minister who started taking decisions. Okay? So for instance, जो 2018 का जो अनाउंसमेंट था गगनयान का, for many in ISRO it was out of the blue. ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ सुना है कि इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू। एंड ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स है जिसके बारे में मैंने चर्चा की, वो उन्होंने ऐसा स्टांस लिया कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग दिस डिसीजंस, शुड हैव कंसल्टेड अस। तो क्या जब FDR ने जब ये FDR कह रहा हूँ, JFK ने जब अनाउंस किया था कि हम मून पे जाएंगे 10 साल के अंदर अंदर बाय 1970, वो तो उन्होंने 4 साल में करके दिया। वो तो 4% ऑफ GDP लगाया उस पर, अपोलो पे करा के दिखाया। तो इट ऑलवेज पॉलिटिकल डिसीजन होता है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन इतने सालों तक किसी ने लिया नहीं, एंड सडनली यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु इज टेकिंग इट, तो उनको वहाँ पे खटका। सो लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी अपना एक सो कॉल्ड जो डीप स्टेट होता है, वो डीप स्टेट है अंदर। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो एस्टैब्लिशमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया। रिफॉर्म्स भी मैंने ये लिखा है कि रिफॉर्म्स इसीलिए हुए क्योंकि वो पैंडेमिक आया। अगर पैंडेमिक नहीं आता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट इन अ नॉर्मल सिचुएशन, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दोज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर बैकलैश होता। चलो वो आपदा में अवसर हो गया, आपदा में अवसर हो गया। तो व्हाट्स मिसिंग राइट नाउ, मुझे लगता है कि नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेशनल स्पेस कमीशन जो है हमारा, जो सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें यू नीड टू हैव सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन देयर इटसेल्फ इन द कमीशन। तो ही आपका सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन बॉटम पे होगा। तो मतलब चलो बैठ के जो टॉप के डिसीजन मेकर्स हैं, टॉप के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिकल एज वेल एज इसरो के और भी इंस्टीट्यूशंस के, MOD के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सब बैठ के एक पहले स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट तो बनाओ, एक विजन अपना लेके आओ कि भाई हम ये करना चाहते हैं। उसके बाद सारे उसको एग्जीक्यूट तो तब करोगे ना जब आपके पास वो पहले विजन होगा। तो वो सब प्रिपेयर करना चाहिए और लेट्स होप कि ये हो। बट मैं अब आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कल आपको अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलना हो और आपको 3 सजेशन देने हों, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3, इंडियन स्पेस सेक्टर को
टोटली रेडिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो आप क्या कहोगे उनको? सबसे पहले, डू नॉट ट्राई टू रेज अ पैरेलल इसरो इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस स्पेस एजेंसी। आपके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि इसरो को बनते बनते 50-55 साल लग गए। डिफेंस स्पेस एजेंसी को रेज करने के लिए यू कांट स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। रादर एज अ कंट्री वी डू नॉट हैव लिबर्टी ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ पे भी आपको सिनर्जीज बनते हुए दिखती है, वहाँ पे इसरो की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसमें CMI सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन शुरू कीजिए। यू ऑल्सो नीड टू एंश्योर कि 2 प्रकार के लॉन्चेस आपको आज की तारीख में चाहिए। एक है ऑन डिमांड लॉन्च एंड दूसरा है क्विक रिएक्शन। ऑन डिमांड होता है विच इज़ कमर्शियल इन नेचर, जहाँ पे कोई कंपनी कहती है, डिमांड पुट करती है एंड देन आपको वो रॉकेट लॉन्च इमीडिएटली अवेलेबल होता है विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू वीक्स और सो। क्विक रिएक्शन में आपको वीक्स का, डेज का समय नहीं होता है, फ्यू आवर्स। यू नीड अ रिएक्शन ऑफ फ्यू आवर्स, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपके ऊपर जो मंडराता, हमारे ऊपर जो मंडराता हुआ खतरा है वो सिर्फ ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस तक सीमित नहीं है। वो खतरे का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो लो अर्थ ऑर्बिट में, MEO में बैठा हुआ है। ये जो स्टारलिंक और चाइना का है, जो चाइना का है, हजारों सैटेलाइट जो एग्जैक्टली उसने, मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में, कैसे अफ्रीका में वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सो दैट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीजिंगली यूज्ड बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो उसके लिए हमारी तैयारी बहुत पुख्ता होनी ज़रूरी है। एंड थर्डली, नीड अ नेशनल स्पेस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। आपको रीस्ट्रक्चरिंग करना है विद इन द स्पेस कमीशन। स्पेस कमीशन का चेयरमैन, इसरो का चेयरमैन एंड डॉस का सेक्रेटरी कांट बी द सेम पर्सन। यू नीड टू हैव मल्टीपल पीपल एट मल्टीपल लोकेशंस। स्पेस कमीशन इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बॉडी। यू शुड इंश्योर कि वो कमीशन पे कोई रोटेटिंग भी हो तो भी चलेगा विद इन द मेंबर्स, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो क्योंकि सिविलियन फ्रेम में जो ट्रेन हुआ है, जिसने अपना करियर सिविलियन फ्रेम में बिताया है, ही वुडंट नो द मिलिट्री नीड्स, टैक्टिकल नीड्स ऑफ स्पेस ऑपरेशंस। ट्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंट डिस्कशन रहा ये, बहुत ही एजुकेटिव था। और आई होप कि जो सरकार में लोग हैं टॉप पोजीशंस पे, वो इसको सुने और वहाँ तक ये बात पहुँचे। और 2036 में या 2041 में जब हम बात कर रहे हों 10-15 साल के बाद, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो, क्योंकि 15 साल पहले ये इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ये सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। आप कह रहे हो कि शायद इसलिए आज हमारी ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं। लेट्स सी कि 10 साल बाद भी अगर ये करती हैं या नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक आखिरी में जाते जाते एक पॉइंट कहना चाहता हूँ जी। 2029, ये गूगल ने भी कहा है, गूगल एज अ कंपनी, नॉट एज द सर्च इंजन, कि दिस कुड बी द ईयर व्हेन द फर्स्ट cryptographically relevant quantum computer might arise, which is एक ऐसा quantum computer जो दुनिया भर के encryption systems को, जो अब तक हमारे बैंकिंग को, अब तक हमारे कंप्यूटर्स को, सिक्योर्ड नेटवर्क्स, जूम कॉल, ये कॉल, वो कॉल, इसको सिक्योर करते आए हुए, शायद वो इंक्रिप्शंस ब्रेक होना शुरू हो जाए उसकी बदौलत, बिकॉज ऑफ दैट क्वांटम कंप्यूटर। ये एक बड़ा वैश्विक खतरा दुनिया पे मंडरा रहा है। उसके लिए हमने देश के तौर पे तैयारी शुरू कर दी है, बट वील हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। एंड वो क्यों अभी मैं जाते जाते कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक 4th पॉइंट देना है। जो आपने मुझे 3 पॉइंट्स कहे हैं प्रधानमंत्री को, 4th पॉइंट ये है कि डेजिग्नेट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अभी तक नहीं है डेजिग्नेशन, नहीं है। सब कुछ जो इसरो के पास है, जो इसरो के पास नहीं है, अलग अलग डॉस की लैब्स है उनके पास, एवरीथिंग हैज टू बी क्रिटिकल इंफ्रा।
जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जिसके जिसके ट्रांसपॉन्डर्स है स्पेस में, किसी और के सैटेलाइट पे जो लगे हुए ट्रांसपॉन्डर्स है, ऑल ऑफ दैट बिकम्स योर क्रिटिकल इंफ्रा। और मैं तो कहता हूँ कि इसको एक तरीके से आपको ये स्पेस का सेक्टर जो है, इसको आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप घोषित करो, और जो 10-12 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, इस पे खर्च करते हैं, दिस स्पेस सेक्टर शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट स्पेंडिंग। उस पूल में से ये स्पेंड होना चाहिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, हाँ, $1 ट्रिलियन का, हाँ, उसमें स्पेस का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी बड़ा है। पार्ट होना चाहिए। कल को आपको आईमेक कॉरिडोर है, इसके ऊपर मैंने लिखा भी है, आईमेक कॉरिडोर बनाना है तो यू नीड टू कंसिडर स्पेस एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रा। नेविगेशन कैसे करोगे? बात नेविक पे वापस आ जाती है। बात वहीं पे आ जाती है, इसलिए हमने ये पूरा डिस्कस किया, क्योंकि नेविक इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर टुडे। यस, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे अगली बार, और इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, एलियंस। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।